हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की बुक की एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हम व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। तो उन्होंने कहाँ से आरंभ किया था, तो ये पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त तीसरे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो उपरोक्त में से कौन थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। अगला है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन कहे जाते हैं। तो विनोबा भावे ये प्रधान सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। 8वां नंबर का क्वेश्चन होगा, कहाँ से प्रारंभ किया था, तो पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित क्वेश्चन है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। तो ये कब दिल्ली पहुंचे, तो इन्होंने दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को ये दिल्ली पहुंचे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे थे, तो ये शब्द लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 के द्वारा भारतीयों के समकक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने
का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। किसकी दृष्टि से कृष्ण प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? किसके द्वारा? किसकी दृष्टि से कृष्ण प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्होंने कहा था, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। कृष्ण भारत में 3 सप्ताह रहे। मार्च 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना की आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। मुंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, तो कब पारित किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो किस जेल में कैद किया गया था? तो ये आगा खां पैलेस में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद कर लिया गया? तो आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो मुंबई में बंदी बना लिया गया था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो ये किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। और मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम
नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये भागलपुर में किया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। उस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें से 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो ये उस वहाँ के कलेक्टर थे, WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं किया था। तो क्या किसने किया? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद सभी को प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इनमें गांधी के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए ये डेट महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चर्चिल जो थे, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह जो हैं, ये ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किससे प्रारंभ किया गया था? खुफिया रेडियो किससे प्रारंभ किया गया था? तो ये उषा मेहता के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो ये
डी ऑप्शन सही है इसका, पहला और चौथा ऑप्शन। बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और संयुक्त प्रांत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे इस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा है। कहाँ पर? बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी ही संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो किस जेल में भेजा गया? तो ये बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद कर रखा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जो नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया। सितंबर 1942 को श्री योगेश शुक्ल कहाँ लाए गए थे? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इन्हें पटना लाया गया था। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो 7 दिसंबर 1942 को पटना लाए गए थे। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? मतलब 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो वो दीपावली का त्यौहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को, कब? 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो हजारीबाग जेल से फरार होने वाले थे जयप्रकाश नारायण। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? तो शिव कुमार और रामानंद थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार, रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। किसे? शिव कुमार और रामानंद को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहु दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। तो उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो सबसे प्रभावित जिला की बात किया जाए तो ये पटना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर के जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गईं, जिससे रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। इस संबंध में मद्रास, बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें से पटना अधिक प्रभावित रहा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इन्हें राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की जो शुरुआत है
वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथन ए और दूसरा कारण बी दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। मतलब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दूसरा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसमें से पहला तो सत्य है, लेकिन ये दूसरा वाला एकदम से असत्य है, इसीलिए सी ऑप्शन सही है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर के विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को ये बांकी जेल में भेजा गया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता, इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो जगत नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो श्रीमती राम प्यारी जो है ये जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थीं, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गईं। स्वतंत्रता पश्चात से बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दे दिया? तो ये 1942 ईस्वी में इन्होंने 1942 में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार के द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, वे दमन चक्र कर दिया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं किसके साथ जुड़े हुए थे? ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा ICS से उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से भी स्मरण किया गया तथा उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने भी दिया था।
सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। कहाँ जोड़ा गया? जर्मनी में इन्हें नेताजी शब्द जोड़ दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन होगा कि किस घटना अथवा किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो ये ऑप्शन सही होगा आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर के उन्होंने ये घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना इनमें से कब किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में। व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जुलाई 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अक्षीण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KPK मेनन, नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA का विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन के बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये भूलाभाई देसाई थे। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी? तत्कालीन मलय में आया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय स्टेट्स, अनफेडरेटेड मलय स्टेट और तीसरा था स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी कि स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था। इस प्रकार के मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिंडिंग वर्तमान नाम मुनजो वर्तमान में मलेशिया के पैराक राज्य का एक जिला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है।
और चौथा जो सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज IN अस्तित्व में आया था तो ये सिंगापुर में आया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ पर आया तो ये सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था तो ये 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। IN ने किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था तो ये इसकी स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था। IN ने ये डॉक्टर मोहन के दिमाग की उपज थी और इन्होंने ही इसकी स्थापना किया। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था तो इनकी सहायता करने वाले थे जनरल मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था तो जनरल मनमोहन सिंह ने सहायता किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे तो संस्थापक मोहन सिंह को कहा जाता है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था तो सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो ये इसमें से शीलभद्र याजी थे। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को एक नया नाम क्या दिया था तो स्वराज द्वीप। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया। अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप है। अंडमान द्वीप का नाम शहीद है और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप है। इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे तो ये भूला भाई देसाई थे। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर, शपरू आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने किया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था तो ये 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिक ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों के द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे वो कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर करते रहें। और इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं, कई सारे हमने बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक की हम कई सारे वीडियो को समाप्त कर चुका हूं, तो आप उसे बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें, तभी आप उससे याद रख सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।